नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 3 जून 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की और जानते हैं पहले आर्टिकल के बारे में। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मोंडोस, जो कि यूएई के एक मेट्रोलॉजिस्ट हैं। आने वाले 4 सालों के लिए ये प्रिजाइड करेंगे आपकी WMO को। अब ये WMO जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो डील करती है 4 चीज़ों से, जैसे वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी और इन्वायरमेंट रिलेटेड फील्ड से। अब इसके टोटल 192 मेंबर्स हैं, जिसमें से भारत भी एक है। अब यहां आपको एक चीज याद रखनी है, इस WMO को ओरिजिनली जाना जाता था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1873 में, जब आपकी पहली इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी। ये कहाँ हुई थी? वियना में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बाद में 1940s के दशक में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। अब हाल फिलहाल में जो प्रेसिडेंट बने हैं, इनका कहना है कि इनके कार्यकाल के समय WMO का फोकस रहेगा 3 मेजर चीज़ों के ऊपर, कि कैसे विश्व को और ज़्यादा रेजिलिएंट बना सके वेदर और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। साथ के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम पे भी इनका खासा ध्यान रहेगा, ताकि ये लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सकें जो क्लाइमेट चेंज के चपेट में आ सकते हैं। इसके साथ साथ ये प्रमोट करना चाहते हैं नॉलेज शेयरिंग को और कैपेसिटी बिल्डिंग को, सो दैट जो वर्नेबल सेक्शन है या वर्नेबल कंट्रीज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ईरान और तालिबान के बारे में। अब इनके बीच में एक वाटर कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट हुआ है, इसको थोड़ा समझते हैं हम। देखिए, एक रिवर के बारे में यहाँ पर बात की गई है, हेलमंड रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है काबुल से। काबुल में आपका वेस्टर्न हिंदू कुश है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और ये ड्रेन करती है ईरान में। आपकी एक लेक है यहाँ पर, हमून लेक, यहाँ पर ये ड्रेन करती है और ये लेक आपकी फ्रेश वाटर लेक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली इल्ज़ाम लगाया ईरान ने अफगानिस्तान के ऊपर कि 1973 में इन दोनों के बीच में हेलमंड रिवर ट्रीटी हुई थी। अब इस ट्रीटी के तहत जो वाटर शेयरिंग मिलनी चाहिए थी ईरान को, वो प्रॉपर वाटर शेयरिंग कुछ सालों से नहीं मिल रही है। देखिए, ईरान ने यह कहा कि इन्हें जो वाटर मिल रहा है वो 4% ही है, वेयर एज 96% वाटर को अफगानिस्तान खुद यूटिलाइज कर रहा है। बट अफगानिस्तान इस क्लेम को सिरे से नकारता है। इसमें 2 चीज़ें कही जाती हैं इनसे। पहली चीज़ ये कही गई कि भाई आपने जो ट्रीटी की थी हमारे साथ, ना तो ये किसी देश ने रेटिफाई की थी, ना ही इसे इम्प्लीमेंट कभी किया गया, तो जिसकी वजह से ये आपकी क्लेम दरकिनार करनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह कही गई अफगानिस्तान के द्वारा कि रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के कारण पहले ही आपका रेनफॉल का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से इस एरिया में बारिश कम होने के कारण रिवर में पानी कम है। और यही कारण है कि जिसके कारण आप देखते हैं ईरान को भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। ऑल्दो ये जो रिवर है दोनों कंट्रीज के लिए काफ़ी वाइटल सोर्स ऑफ वाटर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं इन एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी यही रिवर प्रोवाइड करती है। अब यहाँ आपको ईरान और अफगानिस्तान के मैप के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से। इसके नॉर्थ में 3 कंट्रीज आती हैं, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, U फॉर उज्बेकिस्तान, T फॉर तजाकिस्तान। इसके अलावा यहाँ पर वेस्ट साइड में आपका ईरान आ जाता है, यानी I फॉर ईरान। और नीचे यहाँ पर अगर साउथ की बात करें या आप पूरे ईस्ट की तरफ बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान। तो यहाँ पर IPI-TUT ये आपका एक कोड बन जाएगा अफगानिस्तान के लिए। TUT का मतलब तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। IPI का मतलब ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। आइए अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के ईस्ट में आ जाता है आपका अफगानिस्तान, फिर थोड़ा साउथ ईस्ट में चले जाते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान आ जाता है। नीचे आपका गल्फ ऑफ ओमान है और साथ के साथ यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आ जाता है। इसके जस्ट आप थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये आपका पर्शियन गल्फ आ जाता है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले इराक को याद रखना, जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये आपका तुर्की आ गया और यहाँ पर आपका अजरबैजान है। ये आपका कैस्पियन सी है नॉर्थ में, और नॉर्थ में ही यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान भी आ जाता है। तो इन टोटल ये वो कंट्रीज़ हैं जो आपको ईरान के आसपास देखने को मिलती है। आज मैं आशा करता हूँ कि आप इन दोनों कंट्रीज़ की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके नाम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी बीमा वाहक के बारे में हम बात करेंगे आज। जब से ये आपकी बीमा विस्तार योजना आई है तब से ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू में। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हमारे को क्लैरिफिकेशन मिलती है इस बीमा वाहक के बारे में। पहली चीज़, ये ग्राम लेवल पे, यानी आपकी जो ग्राम पंचायत लेवल है उस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम करेंगे। इसमें 2 कैटेगरीज रहेंगी, एक कॉर्पोरेट बीमा वाहक
जो कि एक लीगल पर्सन होगा जो कि रजिस्टर करेगा आपकी इंश्योरेंस कंपनी से। दूसरा होगा इंडिविजुअल बीमा वाहक, जो कि एक इंडिविजुअल होगा जो अपॉइंट करेगा या तो कोई भी इंश्योरेंस इशू करने वाला, या आप ये कह सकते हो कि जो बीमा वाहक कॉर्पोरेट लेवल पे हैं वो इसे पर्सन को नियुक्त करेगा। अब इनका काम क्या रहेगा? इनका काम रहेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन को प्रमोट करें और अवेयरनेस जनरेट करें ग्राम पंचायत में। ये हर एक ग्राम पंचायत में जाकर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेंगे, और इससे हमारा एम ये है कि हम एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी इंश्योरेंस की इंप्रूव कर सकें। अब यहाँ पर इसके फीचर्स क्या रहेंगे? जैसे मान लीजिए बीमा वाहक का काम ये रहेगा, जो भी नो योर कस्टमर की डिटेल के डॉक्यूमेंट होंगे वो ये कलेक्ट करेंगे, और जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को स्कीम के बारे में बताना, ये सब इन्हीं का काम रहेगा। इनका स्पेशल फोकस ये रहेगा कि कैसे लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके विद इन ग्राम पंचायत के इंकरेज कर सके महिलाओं की ऑन बोर्डिंग को। इसके साथ साथ एक चेयरपर्सन होंगे अथॉरिटी के, जो कि इशू कर सकते क्लैरिफिकेशन। अगर मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन, जैसे मान लो आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसको लेके किसी भी तरह की परेशानी हो किसी को, तो अब थोड़ा बहुत IRDAI के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इसका एम है, ये प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट इंश्योरेंस कस्टमर के। इसे बनाया गया था 1999 में अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि IRDA एक्ट 1999 के अंडर बनी है। इसके जो फंक्शन है और पावर है, ये IRDAI एक्ट 1999 और इंश्योरेंस एक्ट 1938 से गवर्न करे जाते हैं। ये मॉनिटर करते हैं आपके इंश्योरेंस रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को, और पूरी इंडस्ट्री को डेवलप करने का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। अब हाल फिलहाल में इनका एम ये है कि 2047 तक भारत के अंदर इंश्योरेंस कवर को 100% तक अचीव कर सके। सेम उसी तरह से जैसा हमने UPI में एक बड़ी रेवोल्यूशन को देखा है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे लिथियम आयन बैटरीज की रिसाइकलिंग के बारे में। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ट्रांसफर की है बैटरी रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी को 9 इंडस्ट्रीज के साथ, मतलब जो आपकी इंडस्ट्री और लोकल स्टार्टअप्स है उनके साथ। अभी तक क्या हो रहा था कि भाई हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे न्यू लिथियम आयंस के ऊपर, जो कि आपके चाइना और हांगकांग से आते थे। अगर लिथियम की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से आती थी मेजरली। ऑल्दो अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चाहते हैं कि हम इन सभी चीज़ों को बदल दें, जहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स को जो कि आपकी बैटरीज में प्रेजेंट है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सके, ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो सके और फ्रेश माइनिंग कम करनी पड़े। इससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर जो माइनिंग के कारण नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो कम देखने को मिलेंगे। जैसे जब भी हम माइनिंग करते हैं तो इसकी वजह से पेड़ों को काटना पड़ता है, और जो आपकी धूल मिट्टी उड़ती है उससे भी एयर पोल्यूशन जनरेट होता है। तो यहाँ पर हम ना केवल इंपोर्ट बिल्स को कम करना चाहते हैं बल्कि अपनी माइनिंग को भी कम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जा रही है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, इस टेक्नोलॉजी में कहा जा रहा है कि हम 95% तक आपके लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल, इन सभी को ऑक्साइड और कार्बोनेट फॉर्म में निकाल लेंगे। ये काफ़ी प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा। ऑलमोस्ट 98% तक इनमें प्योरिटी भी मिल सकती है आपको। देखिए, इस टेक्नोलॉजी में करा क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रोड होगी जिसके ऊपर जो भी आपके लिथियम आयंस या कोबाल्ट वगैरह आके स्टक हो जाते हैं, इनको डिप किया जाएगा एक लिक्विड के अंदर, जिसमें लीचिंग होगी, जिसके थ्रू आपके जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं ये इस लिक्विड में चले जाएंगे, जिसको बाद में प्योरीफाई करके हम इन सभी मेटल को रिकवर कर लेंगे। तो बेसिकली इस तरह से ये आपकी रिसाइकलिंग टेक्निक वर्क करने वाली है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे PSO के बारे में, दैट इज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में गूगल पे, पेटीएम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। अब यहाँ पर आपके RBI ने एक नई गाइडलाइंस इशू की है, मतलब एक नए नॉर्म्स लेके आई है डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी को लेके, जहाँ पर ये कहा गया कि कोई भी अनयूजुअल इंसिडेंट होता है, जैसे साइबर अटैक हो गया या इंटरनल फ्रॉड हो गया या कोई सेटलमेंट में डिले आपको देखने को मिल रहा है, तो ये 6 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करने होंगे सभी पेमेंट सेटलमेंट ऑपरेटर्स को। इसके अलावा मान लीजिए किसी पर्सन के पास पेमेंट सेटलमेंट ऑपरेटर की ID है, मान लीजिए कोई IT सेक्टर से है पर्सन, और इसके पास सभी कुछ डिटेल है इस पेमेंट सिस्टम को रिगार्डिंग, तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई उसकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बनानी होगी आपको। यहाँ एक बेसलाइन सिक्योरिटी के लिए फोकस करना चाहता है आपका RBI, ताकि आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा सिक्योर बना सके। यहाँ पर हम कोशिश करें कि जो भी आपके मेजर रिस्क हो उन सभी को इसमें कवर किया जा सके। इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण ये था कि अभी भारत में बहुत से साइबर अटैक देखने को मिल रहे थे। साथ के साथ हम यहाँ पे ये भी इंश्योर करेंगे कि इन पेमेंट सेटलमेंट ऑपरेटर्स को एक प्रॉपर टाइम दिया जा सके, ताकि ये जो भी स्ट्रक्चरल कंप्लायंस हैं उनको फुलफिल कर सकें। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली
अमेरिकन इंडियन अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। अब देखिए, यूजुअली एक चलन ये है कि IMF का जो चेयरपर्सन रहेगा वो यूरोप से रहेगा एंड वर्ल्ड बैंक का जो चेयरपर्सन रहेगा वो अमेरिका से रहता है। ये इन दोनों के बीच में, यूरोपियन देश और अमेरिका के बीच में एक आपसी समझ है। अब देखिए, इनके अपॉइंटमेंट को लेके जो क्रिटिक्स है इंडिया में दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ का मानना यह है कि अजय बांगा भारत की परिस्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और वो जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी किस तरह से वर्क करती है और इस वजह से इंडिया का जो वर्ल्ड बैंक के अंदर पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का इससे विपरीत मानना भी, जैसे यूके में आप देखते हैं कि भाई ऋषि सुनाक आपको देखने को मिलते हैं या कमला हैरिस USA में आपको देखने को मिलती है। इन दोनों के केसेस में हमें ये देखने को मिला है कि ये अपनी कंट्रीज के पहले सिटीजन है, बाद में इंडिया के बारे में सोचेंगे, तो इंडिया के लिए कोई इतनी भी बड़ी खबर नहीं है ये। तो इन क्रिटिक्स का मानना है कि हम बेकार में ही इतने खुश हो रहे हैं। अब बात की जाए 1944 में स्टैब्लिश इस वर्ल्ड बैंक की, तो ओरिजिनली इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पहले ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ही फोकस करता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय पे, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो उस समय एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था यूरोप में और उसी चीज़ को अंडू करने के लिए बैंक बनाया गया था। बाद में इसके रोल को इन्हांस किया गया था। 1944 में आपकी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके आउटकम में 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एक तो वर्ल्ड बैंक और दूसरी आपकी IMF। ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि खासकर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को लोन भी प्रोवाइड करती है सस्ते दरों पे। अब भारत भी इसका मेंबर है और इसकी 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड दूसरी है आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, बट हाल के सालों में ये पब्लिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से इसके बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के टाइम पे अखंड भारत के मैप को भी वहां पर दिखाया गया था, जिसकी वजह से इस मैप के ऊपर कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जैसे इसमें आते हैं आपके नेपाल, पाकिस्तान और इवन भूटान। अब देखिए, इन देशों को भारत ने ये समझाया, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो मैप है ये दर्शाता है अशोका काल के भारत को। इसका आज के इंडियन कंटेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस मैप को दिखाने के पीछे हमारी मंशा ये है कि जो अशोका काल में आपको पीपल सेंट्रिक अप्रोच देखने को मिलती थी पॉलिटिक्स में, हम उसी को इंडिया में अब भी देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस अखंड भारत के जो मैप के ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके ऊपर विराम लगाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन दी है। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है यूनिफाइड ग्रेटर इंडिया की, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं से आया भी होगा। तो भारत की आज़ादी के दौरान 2 पर्सनैलिटीज, दैट इज KM मुंशी जो कि कांग्रेस के थे और वीर सावरकर जो कि RSS या आप ये कह सकते हो हिंदू महासभा से बिलोंग करते थे, इन्होंने इस नोशन को प्रपाउंड किया था, जिसमें ये देखते हैं आज की डेट के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी भारत के पार्ट थे। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली INS विक्रांत पे पहली बार MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लैंड करवाया गया है। अब ये जो आपके रोमियो हेलीकॉप्टर है ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि सर्विलेंस, एंटी शिपिंग, सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इसके अलावा ये कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हो, दैट इज फ्रिगेट से, डिस्ट्रॉयर से, क्रूजर से या एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो इससे इंडिया की जो ऑपरेटेबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में INS विक्रांत पे जो इसकी लैंडिंग हुई है, इससे नेवी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। स्मार्ट बैंडेज। अब देखिए, आप सभी ने बैंडेज तो लगाई होगी। अब वो बैंडेज लगाते हैं तो कई बार आपके स्किन के ऊपर जैसे गलने का निशान पड़ जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि बैंडेज की वजह से कई बार उतारते हुए बहुत दर्द होती है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को परे छोड़ते हुए एक आई है आपकी स्मार्ट बैंडेज, जो कि ट्रीट करेगी क्रॉनिकल वुंड्स को, मतलब जो घाव काफ़ी लंबे समय से हैं उन सभी को हील करने की कोशिश करेगी। इसके अंदर बायो सेंसर्स लगे होंगे जो कि केमिकल कॉम्पोजिशन को जांचेंगे एक घाव की। अगर मान लीजिए घाव के ऊपर कोई बैक्टीरिया पनप रहा है तो यहाँ पर एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस होगा इसमें, जो कि इस तरह के बैक्टीरिया को पनपने से रोकेगा। इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रोड्स के अंदर हाइड्रोजन जेल लेयर्स होंगी जो कि कंट्रोल करेंगी किस तरह से दवाइयों को रिलीज़ किया जाए ताकि जो जख्म है उसे तेज़ी से भरा जा सके। और यहाँ पर ये जख्म के टेम्परेचर और pH लेवल को रियल टाइम पे मॉनिटर करेगा ताकि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के जो चांसेस हैं उन्हें कम किया जा सके। मतलब जो आपकी इन्फेक्शन है उसे जल्दी से जल्दी ठीक करके घाव को जल्दी से जल्दी भरने में हेल्प की जा सके। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मंडे से मैं आपके लिए एक वीकली रिवीजन की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ
जहां पर जो भी आर्टिकल आपके पूरे हफ्ते में हमने कवर किए हैं उनकी शॉर्ट वीडियोस आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी, ताकि आप उसे वीकली बेसिस पे रिवाइज कर सकें। इससे कहीं ना कहीं जो भी हमने एक हफ्ते के अंदर पढ़ा है उसको तुरंत रिवाइज करके हम अपने एरिया को काफ़ी स्ट्रांग कर सकते हैं। अब अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। दैट इज़ UPSC मंच। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।